चुनाव में कुछ सीटें क्या घटी, मोदी विरोधियों ने सोच लिया कि मोदी का देश के लिए समर्पण, राष्ट्र प्रथम का जज्बा और भारत को बॉस बनाने की रफ्तार भी घट जाएगी। लेकिन ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को अभी भी समझ नहीं पाए। जो इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाने में लगा था कि मोदी तो कमजोर पड़ गए, उन्हें बीते 2 हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी ने चुनावी रिजल्ट से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक में साबित करके दिखा दिया कि मोदी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है और न भारत को कमजोर होने देने वालों में से। और इसलिए कल मोदी और पुतिन की गजब की दोस्ती के बाद आज पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा हो रही। पूरे 5 साल बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें देखी, हर जगह इसी की चर्चा है। इन दोनों नेताओं की रूस में मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। यहां भारत में कुछ लोग जो इंची टेप लेकर नरेंद्र मोदी का सीना नापते फिर रहे थे कि ना अब 56 नहीं 36 का हो गया, उनका मुंह ऐसे लटक गया है। क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में तख्ता पलट करने जैसा है। अमेरिका जैसे देशों की कुर्सी हिल गई, जो कभी G7 तो कभी 5 आइज के नाम पर किसी के साथ भी खेला कर देते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही खेला करने की कोशिश अमेरिका और कनाडा ने की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का गेम ही पलट दिया। आज तो जैसे नरेंद्र मोदी ने चमत्कार ही कर दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुद को तोप समझने वाला चीन भी कभी लाइन पर आ सकता है। लेकिन आप देखिए कि न सिर्फ चीन लाइन पर आ गया, बल्कि बातचीत की टेबल पर भी आकर बैठ गया। यानी जो कोई सोच नहीं सकता था, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। भारत और चीन के बीच 5 साल से टकराव चल रहा था, उसमें एक झटके में पीएम मोदी ने चीन को ठंडा कर दिया। चीन की अक्ल ठिकाने लगी और भारत के साथ पंगा लेने में उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टे नुकसान ही है, यह उसे समझ में आ गया। जो बात अमेरिका को आज समझ में नहीं आ रही, वो चीन ने पहले ही समझ ली और अब वो ये कहने लगा कि बॉर्डर के जो मसले हैं वो बैठकर सुलझा लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ना तो चीन एक दिन में लाइन में आया, ना अमेरिका एक दिन में लाइन पर आएगा। अमेरिका को झटके लगेंगे तब जाकर उसे समझ में आएगा, और अमेरिका को आज से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। ब्रिक्स में पीएम मोदी ने इसका ट्रेलर दिखाया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात कोई मामूली बात नहीं है बॉस। जो चीन 5 साल से अकड़ दिखा रहा था, वो आज हाथ मिला रहा है, लंबी लंबी मीटिंगें कर रहा है। भाई चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे कदम नहीं खींचता, 2 कदम आगे बढ़ता है, 1 कदम पीछे जाता है, कहता देखा मैं पीछे आ गया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है जिसने कहा दोनों कदम पीछे जाओ भाई। और खुद ये मान रहा है चीन कि भारत के साथ उसे अपने रिश्ते सुधारने हैं। अगर आप दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि इस मुलाकात में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि मजबूरी में किसी सम्मेलन में किसी देश के नेता आपस में मिल रहे हैं। माहौल पॉजिटिव लग रहा है, यानी एक शुरुआत हो रही है कि रिश्तों को धीरे धीरे ठीक करना है। जो भी मुद्दे हैं उसे आपसी सहमति से सुलझाना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई 5 साल से रिश्तेदार से बात नहीं हो तो टाइम लगता है। अच्छा, कहीं शादी ब्याह में मिले तो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है, हंसता है, फिर 2 4 6 8 10 बार मिलने पे आदमी थोड़ा खुलता है, यार क्या ही लड़ लिए, कितना अच्छा समय। तो 5 साल से जो टकराव चल रहा है, 5 साल से जो कड़वाहट है, वो एक दिन में पूरी नहीं ना जाएगी, ना ही एक दिन में एक दूसरे पर भरोसा पूरा बन जाएगा। धीरे धीरे बनेगा भरोसा, बनेगा उन वादों पर खरे उतरकर जो वादे एक दूसरे के लिए किए गए। पीएम मोदी ने यही बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कही कि बॉर्डर के मामलों को सुलझाना होगा। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज
इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि जो कहना होता है मुंह पर कह देते हैं। क्लियर फंडा है कि आंख से आंखें दिखाओगे तो आंख में आंख डालकर बात होगी, और दोस्ती दिखाओगे तो गले मिलाकर मिलेंगे और दोस्ती निभाएंगे, और जो सच है वही बताएंगे। जैसे मोदी पुतिन के सामने कह देते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, इसी तरह से जिनपिंग के सामने बैठकर मोदी कह देते हैं कि बॉर्डर पर शांति स्थिरता जरूरी है। अगर मोदी जिनपिंग के सामने बैठकर यह बात कह रहे हैं तो यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन भी किसी गलतफहमी में ना रहे कि दोस्ती की आड़ में वो कुछ भी कर सकता है। जो भी मुद्दे हैं उसे बैठकर सुलझाना होगा, भारत को यकीन भी दिलाना होगा, क्योंकि बहुत लोग भारत में चीन पर भरोसा नहीं करते। इसलिए पीएम मोदी ने यह भी जिनपिंग से कह दिया कि सीमा पर स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए, और यह द्विपक्षीय रिश्ते आपसी सहयोग और आपसी भरोसे पर टिके होने चाहिए। पीएम मोदी ने चीन को साफ मैसेज दिया कि अगर शांति की राह पर चलोगे तो खुले दिल से बात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। शी जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। यह जिनपिंग ने कहा 5 साल में यह पहली औपचारिक मीटिंग है। हमारे देश के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मीटिंग पर नजर है। भारत और चीन दोनों ही अहम विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं। दोनों ही देश बहुत अहम मोड़ पर हैं। यह बातचीत दोनों देशों के हितों के लिए जरूरी है। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो। हम अपने बीच विवाद को सही तरह से हैंडल करें और विकास में एक दूसरे की मदद करें। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भी निभाएं और एक उदाहरण पेश करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मल्टीपोलराइजेशन और डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। यानी आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी रही क्योंकि भारत चीन के रिश्ते पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। पहले 2017 में डोकलाम विवाद में भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े, जब 72 दिनों तक डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। फिर 2020 में गलवान की घटना हुई, जिसके बाद से एलएसी पर दोनों तरफ की सेनाएं 4 साल आमने सामने खड़ी रहीं। गलवान की घटना के बाद से भारत ने चीन पर बड़े एक्शन लिए। चाइनीज ऐप बैन किए, चीन से इंपोर्ट कम किया, चीन के माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत में गड़बड़ी करने वाली चाइनीज कंपनियों पर भारत ने कड़े एक्शन लिए। भारत ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप किया और दुनिया भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगी, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां डालती थी वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो गई। इससे चीन की हवा टाइट हो गई और 4 साल के अंदर ही चीन की हालत ऐसी हो गई कि वो बातचीत की टेबल पर आकर बैठ गए। लेकिन बॉस, एक दिन में कुछ नहीं होता। भारत और चीन बातचीत की टेबल पर आए तो समय लगा। एक दिन में नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से हाथ मिलाने लगे। और सबसे बड़ा मुद्दा बॉर्डर का था, जिस पर लगातार बातचीत हुई। एलएसी के मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच 30 राउंड की हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हो चुकी है। अब जो सहमति बनी है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2020 से पहले वाली स्थिति एलएसी पर बहाल होगी। यानी 2020 से पहले जहां तक भारतीय सैनिक एलएसी पर पेट्रोलिंग करते थे या फिर भारतीय चरवाहे जहां तक जाते थे वहां तक जाएंगे। बॉर्डर को लेकर चीन और भारत में क्या समझौता हुआ उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि एलएसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और चीन की स्पेशल टीम जल्द मिलेगी। यह स्पेशल टीम बॉर्डर के सभी मुद्दों का एक तार्किक समाधान निकालेगी। विदेश मंत्रालय के स्तर पर जल्दी ही ऑफिशियल मीटिंग भी होगी। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी देखिए, वो बात चीन से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चीन के साथ साथ उस अमेरिका को भी मैसेज दिया जिसे दो देशों को लड़ाने, भिड़ाने, उकसाने में बहुत मजा आता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ दोनों देशों की जनता के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र और ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यानी जो अमेरिका इस फिराक में था कि कैसे भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को चीन के सामने खड़ा कर दें, उस अमेरिका को भी भारत ने मैसेज दे दिया कि भारत और चीन की लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होगा, उल्टे ये विश्व शांति के लिए खतरा बन जाएगा और भारत की पहली कोशिश शांति स्थापित करने की हो। हां, कोई नहीं माने तो फिर उसे लाइन पर लाना भी आता है भारत को।
अमेरिका को एक मैसेज ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरों से भी मिल गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो दिन भर चर्चा में रहीं। ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग एक साथ खड़े दिखे। इसमें एक तस्वीर तो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में खड़े हैं और वो कुछ इशारा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी उस तरफ देखने लगते हैं। इस तस्वीर के फोकस में सिर्फ यही तीन नेता हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में पुराने दोस्त बरसों बाद मिले। शायद इसमें पुतिन कहना चाह रहे हों कि देखो उधर अमेरिका की कैसी सुलग रही है। एक और तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग साथ खड़े हैं और पीएम मोदी किसी को थम्स अप करते दिख रहे हैं। वो वाली तस्वीर दिखाई, ये बैठे वाली नहीं, ये वाली तस्वीर। इसमें पीएम मोदी अमेरिका को शायद भरोसा दे रहे हैं कि घबराओ मत, तुमको अभी सेट करने के लिए ये सब हो रहा है, छोड़ नहीं देंगे तुमको। एक और तस्वीर जिसमें तीनों नेता बैठे हुए हैं वो भी दिखाता हूं। ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत में जो औपचारिक ग्रुप फोटो होती है उसमें भी ये तीनों नेता साथ में रहे। व्लादिमीर पुतिन जहां जहां भी गए वहां शी जिनपिंग और पीएम मोदी को साथ में रखा। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह साफ है कि वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उन्हें अलग थलग करने की अमेरिका की चाल फेल हो गई है। भारत और चीन जैसे बड़े देश उसके साथ हैं। लेकिन इन तस्वीरों से भारत ने भी अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों को अलर्ट भेज दिया कि अगर भारत हल्का सा भी रूस की तरफ झुका तो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पलड़ा कमजोर दिखेगा। वैसे तो अमेरिका से भी भारत के सबसे अच्छे संबंध, लेकिन अमेरिका वो देश है जिस पर भारत आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, जैसे वो रूस पर करता है। अमेरिका वो देश है जिसे बीच बीच में रियलिटी चेक कराना जरूरी हो जाता है कि बॉस दोस्ती आपसी सम्मान से चलेगी। अमेरिका के केस में तो ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्ती में दगा देना अमेरिका का पुराना फॉर्मूला रहा है। उसकी इस आदत का शिकार अभी अभी उसका एक पुराना दोस्त बना है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए ब्रिक्स में जो हुआ उससे अमेरिका कैसे टेंशन में है, क्योंकि ब्रिक्स वो ग्रुप है जो दुनिया को अमेरिका के दबदबे के बीच एक नया और मजबूत विकल्प दे सकता है। अगर अमेरिका के सामने कोई मजबूत विकल्प खड़ा हो जाएगा तो वो उस तरह दादागिरी नहीं कर पाएगा जैसा वो अभी करता है। अगर हाल ही के कुछ इंसिडेंट देखें तो अमेरिका ने कई मौकों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, चाहे वो कनाडा का मामला हो या फिर खालिस्तानी पन्नू का मामला हो। अमेरिका गुटबाजी करते अपने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अपना दबदबा दिखाने का प्रयास करता है और इसका उदाहरण फाइव आइज भी। फाइव आइज देश आपस में खुफिया जानकारी शेयर करते हैं और इसके जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं, जैसे भारत के मामले में अमेरिका ने किया। लेकिन अब पीएम ने फाइव आइज के सामने त्रिनेत्र खड़ा कर दिया। आप खुद देखिए, फाइव आइज के सामने थ्री आइज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का फाइव आइज ग्रुप है, तो भारत ने रूस और चीन को अपने साथ जोड़कर त्रिनेत्र खड़ा कर दिया। भारत, चीन, रूस के साथ ब्रिक्स के अन्य देश भी आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं और दुनिया के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जो पश्चिमी देश की कोई मनमानी नहीं चलने देगा। यानी एक क्लियर मैसेज है कि तुम्हारे पास 5 आंख है तो हमारे पास 3 आंख है और त्रिनेत्र तो भस्म करना भी जानता है। ताकत के हिसाब से भी देखें तो ब्रिक्स देश अमेरिका की मित्र मंडली पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिक्स देशों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन मौजूद है। ब्रिक्स में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भारत मौजूद है। दुनिया की करीब 43% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 30% की है। ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 20% है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के 50% से ज्यादा परमाणु हथियार है। तो यानी ये 5 देश मिलकर अमेरिका की फाइव आइज की हालत खराब कर सकते हैं। जब इतनी ताकत हो तो फिर किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहना? और इस बार ब्रिक्स के मन से यही मैसेज अमेरिका को बिना कुछ कहे दे दिया गया, क्योंकि अमेरिका क्या सोचता था कि भारत चीन कहां मिलने वाले, चीन और रशिया मिल जाएंगे, रशिया भारत मिल जाएंगे, लेकिन चीन और भारत के बीच तो दोस्ती हो ही नहीं सकती। यहां नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर विवाद भी सुलझा दिया, चीन से बातचीत भी शुरू कर दी, अमेरिका को बता दिया कि इस गफलत में मत रहना। अमेरिका इसलिए भी डरा होगा क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में वैकल्पिक ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हुई है, जिससे दुनिया में डॉलर के वर्चस्व को कम किया जा सके। रूस के राष्ट्रपति ने खुद इस बात का प्रस्ताव रखा कि ब्रिक्स देशों को ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है। इस वक्त दुनिया का 90% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन रूस और बाकी देश चाह रहे हैं कि डॉलर के वर्चस्व को खत्म किया जाए।
ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 30%। एक बार अगर ब्रिक्स करेंसी का सिस्टम बन गया तो एक ही बार में अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगेगा जिसे सहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आप भी सुनते होंगे हर जगह डॉलर 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 चल रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी ने भारत का यूपीआई फैलाना शुरू कर दिया है अलग अलग देशों में, सिंगापुर में वगैरह वगैरह, फ्रांस में। अब इन्होंने डॉलर को और डाउन करना शुरू किया कि एक काम करते हैं ना, हम लोग आपस में अपने करेंसी में करते हैं, डॉलर का क्या हिसाब, हटाओ इसको। अब अमेरिका पहले से ही डॉलर के खिलाफ छिड़ी हुई मुहिम से चिंता में है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहस के दौरान अमेरिकी डॉलर को न मानने वाले देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही थी। अमेरिका की चिंता से इतर ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने भी मौका देखते चौका मार दिया। उन्होंने अपने बयान में यूपीआई की बात कर दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई को कई देशों ने अपनाया है, पिछले साल ही यूएई में भी लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूं कि ब्रिक्स के देश भी इसका इस्तेमाल करें। यानी ब्रिक्स करेंसी के लिए यूपीआई कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे ट्रांजैक्शन हो सके। आज दुनिया तेजी से बदल रही है और उसी हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर भी नरेंद्र मोदी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया यार, इतने साल रह गया अमेरिका सबका दादा बन के। अब नहीं हो यार, तुम्हारी इकोनॉमी नहीं चल रही, तुम्हारा राष्ट्रपति सीधे ढंग से नहीं चल पाता, तुम क्या दुनिया चलाओगे। ब्रिक्स इसका एक उदाहरण है। यह ग्रुप अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि नॉन वेस्ट ग्रुप। अमेरिका की नीति रही कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका सामने से तो दोस्ती की बात करेगा लेकिन आपके पीठ पीछे आपके दुश्मनों का भी साथ देता है। आप देखिए खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर अमेरिका का रुख क्या था। भाई कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए तो अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, जबकि अमेरिका लगातार यह कहता रहा कि भारत उसका अहम सहयोगी है। अमेरिका ने कनाडा के कहने पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा के खिलाफ सबूत दिखाने के बाद भी भारत का समर्थन नहीं किया। फाइव आइज देशों ने कनाडा के आरोपों पर भारत को लेकर बयान जारी किए, लेकिन भारत के बार बार कहने पर भी इन देशों ने कनाडा को कुछ नहीं कहा। भारत ही क्यों, अमेरिका ने तो इजराइल के साथ भी डबल गेम करने की कोशिश की। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए प्लान बनाया और अमेरिका को जानकारी दी। अमेरिका की तरफ से इजराइल का प्लान लीक कर दिया गया। प्लान लीक होने से इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी धरी की धरी रह गई। जब अमेरिका इस तरह का गेम करेगा तो उस पर भरोसा कोई कैसे कर सकता है। भाई चीन बदनाम है लेकिन अमेरिका कोई ढंग का देश थोड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल का प्लान लीक होने पर चिंता जताई। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में ही दुश्मन छिपे हुए हैं। भाई सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो अमेरिका की पोल खोल रहे हैं। Can you imagine anything like that? Did you hear this? You know, they leaked all the information about the way that Israel's going to fight and how they're going to fight and where they're going to go. And somebody who did that? Can you imagine somebody doing that? That's the enemy. I guess that maybe is the enemy from within. As I talk about, we have an enemy from within. They hate to talk about it. ईरान ने 2 अक्टूबर की रात को इजराइल पर 300 मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के हमले के बाद से ही इजराइल बदला लेने के लिए बेताब और इजराइल उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन इजराइल की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमले की जानकारी फाइव आइज देशों को दी थी। यह सोचते हुए कि अपने दोस्त लोग हैं, इनको बता देता हूं। ईरान पर हमले का सीक्रेट प्लान का डॉक्यूमेंट अमेरिका से लीक हो गया। प्लान के डॉक्यूमेंट ईरान से जुड़े टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर पब्लिश हो गए। इन दस्तावेजों के मुताबिक इजराइल 16 अक्टूबर को ईरान पर हमला करने वाला था। हमले के लिए इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल जेरिको 2 का प्रयोग करने वाला था। ईरान में किन किन ठिकानों पर इजराइल करने वाला था हमला, वो भी लीक हो गया। दस्तावेजों में लिखा था कि ईरान के पलटवार पर इजराइल कैसे जवाब देगा, यह भी ईरान को सोचिए पता चल गया। ईरान को जवाब देने के लिए मिसाइल सिस्टम की तैनाती से जुड़ी जानकारियां थी। ईरान पर हमले से पहले इजराइल कैसे सैन्य अभ्यास कर रहा है वो भी लिखा था। डॉक्यूमेंट्स में इजराइल के गोला बारूद और अन्य हथियारों के बारे में भी जानकारी। प्लान लीक होने की वजह से इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर पाया। और किसकी वजह से प्लान लीक हुआ? अमेरिका की वजह से। इस घटना से अमेरिका हैरान और परेशान है, जबकि इजराइल भी नाराज बताया जा रहा है। आखिर हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे लीक हो सकते हैं भाई? चर्चा तो यह भी की जा रही है कि अमेरिका ने जानबूझकर इजराइल का प्लान लीक करवाया। अब ब्रिक्स समिट के ही दौरान पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात की। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी और ऐसे माहौल में ईरान के राष्ट्रपति का पीएम मोदी से मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही मैं आपको कल कह रहा था कि बॉस नरेंद्र मोदी का हिसाब ही अलग है।
दोस्त तो दोस्त है ही, लेकिन दोस्त का दुश्मन दुश्मन हो जाएगा ऐसा नहीं है भाई। ईरान से भारत के रिश्ते हैं तो हैं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बातचीत और डिप्लोमेसी की चर्चा की। पीएम मोदी ने आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल के साथ तनाव कम करने में भारत के रोल के बारे में भी चर्चा की। भारत के इजरायल से अच्छे या कहिए कि बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान भी जानता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। इजरायल के साथ तनाव कम करने में भारत ईरान की मदद कर सकता है। यानी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का नया भारत यारों का यार है, दुनिया का यार है, सबको साथ लेने का प्रयास कर रहा है। और जो भारत को आंख दिखाएगा, नरेंद्र मोदी को उसका पेच कौन सा टाइट करना है यह बहुत बखूबी पता है। तो यह कहना प्लीज बंद कर दीजिए कि मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, मोदी कमजोर हो गए हैं। बॉस पब्लिक को दिखता है। खैर, पाठशाला में अगली क्लास, ना मोदी का ना योगी का। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में हिंदू का कैसे सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। मोदी योगी हिंदू को जोड़ रहे, लेकिन इंडी गठबंधन ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए गजब ही कर दिया। लिस्ट आई और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में किसको कितनी सीट से मन मारना पड़ा, अब इसका जानिए। महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी का उपचुनाव, इन चुनावों में सबसे बड़ा टेस्ट ना तो नरेंद्र मोदी का है ना ही योगी आदित्यनाथ का। सबसे बड़ा टेस्ट है कि हिंदू एकजुट रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है जो एक तरफा अपने पाले में लाने के लिए इंडी गठबंधन ने गजब का खेला किया हुआ है। दूसरी तरफ मोदी योगी का वो नारा है जिसमें वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यानी अगर देखें तो ये पूरा चुनाव एक तरह का टेस्ट बन गया है, जिसमें बटेंगे वर्सेस नहीं बटेंगे का टेस्ट होना है, ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण का टेस्ट होना है। और यह टेस्ट किस दिशा में जाएगा, यह महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव में क्लियर दिख जाएगा। इस टेस्ट की सबसे बड़ी लैब यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को माना जा रहा है, जहां चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। योगी ने ही नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की गूंज महाराष्ट्र तक हो रही है, जहां उनके पोस्टर लग गए। सोचिए, जो नारा महाराष्ट्र तक चर्चित हो रहा है उसका यूपी में कितना असर होगा। यही वजह है कि इससे अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि वो भी यूपी में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लोकसभा में जैसे उलटफेर किया था वैसा ही उपचुनाव में कर दिया तो 2027 के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। इसी की उम्मीद में अखिलेश के पोस्टर तक यूपी में आज लगने लग गए, जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बता दिया गया। लेकिन यह समझ लीजिए कि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सत्ताधीश बनने का सपना समाजवादी पार्टी क्यों दिख रही है। और दोनों पोस्टर का अंतर देखिए, एक पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे यानी हिंदुओं को, समाज को जोड़ने की बात, दूसरी तरफ 27 का सत्ताधीश यानी एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति की बात है कि यही सत्ताधीश बने। तो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी सत्ताधीश बनने का सपना समाजवादी पार्टी का सपना क्यों देख रही है, अब इसके बारे में बताता हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा जोर शोर से दिया। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इसी नारे से अखिलेश यादव को यूपी में कामयाबी मिली। इसलिए यूपी में उपचुनाव से पहले भी अखिलेश यादव इसी तरह का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, फिर चाहे वो एनकाउंटर और बुलडोजर के मामले में पीडीए वाली राजनीति करना हो या फिर वोट बैंक को खुश करने वाली पॉलिटिक्स करना। लेकिन उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए और जाति वाले नैरेटिव की काट भी ढूंढ ली। अखिलेश यादव जितना पीडीए कर रहे हैं, सीएम योगी उतना ही हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। और हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। बीजेपी ने साफ इशारा कर दिया है कि आने वाली चुनावी लड़ाइयां हिंदू एकजुटता बनाम तुष्टीकरण के बीच होने जा रही। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने वाली राजनीति पिछले कुछ समय से हावी होती थी। इस राजनीति की काट हिंदुत्व की राजनीति के नए तेवर से निकाली जा रही है और इसका जिम्मा हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे संभाल चुके हैं। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 6 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। इस लाइन को सेट किया बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू चेहरा माने जाने वाले आदित्यनाथ ने, जो कई बार कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी एक तरफ फोकस हिंदुओं की एकजुटता पर है तो दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव ने दिखा दिया कि बीजेपी और संघ की केमिस्ट्री क्या कमाल कर सकती है।
अब यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और संघ एक बार फिर साथ आ चुके हैं और हरियाणा की तर्ज पर संघ ने यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन को पटकनी देने का प्लान तैयार कर लिया। खबर है कि मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में यूपी उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक 45 मिनट चली। पूरा कार्यक्रम करीब 2-2.5 घंटे का था, लेकिन 1-to-1 मीटिंग 45 मिनट्स की रही। और सूत्रों के मुताबिक यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए संघ ने जो प्लान तैयार किया है उसके तहत आरएसएस के 5 से 7 कार्यकर्ताओं के अलग अलग ग्रुप बनाए जाएं। संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संवाद करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही उन इलाकों पर खास जोर दिया जाएगा। उपचुनाव वाली सीटों पर संघ की करीब 5000 छोटी सभाएं हों। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे का असर बिहार में भी नजर आ रहा है। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। इन चुनावों में भी हिंदू एकजुटता वर्सेस मुस्लिम तुष्टीकरण का टेस्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 5 दिन तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। यह इंडी गठबंधन को हजम नहीं हुआ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा को बिहार में दंगा भड़काने की साजिश बता दिया और मुसलमानों के बचाव में ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे रहे हैं। आप सुनिए ये लोग मुस्लिम वोट के लिए किस लेवल पे जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर क्या कह दिया और गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर किस तरह पलटवार किया। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आताताई कौन है? पूर्णिया, रड़िया, कटिहार, किशनगंज में वो है बांग्लादेशी, वो है रोहिंग्या। उसके लिए ये प्राण दे रहे हैं बाप बेटा और गलतफहमी के शिकार हैं। अरे भाई वोट लेना है, वोट लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते रहे हैं, लेकिन गलतफहमी में मत जिए। आप कहे होते कि पूरे बिहार में अगर कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट, तब समझ में आता कि हिंदू मुसलमान प्रेम की बात आप कर रहे हैं। लेकिन आप तो सीधे सीधे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। और सब तो लगता है मूली गाजर है जिस पर आप चाहें चाकू चल जाए और सब चुपचाप बैठल रहेगा। एक तरफ तो यूपी बिहार में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की इस राजनीति का टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी टेस्ट भी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र में कौन बड़ा हिंदूवादी है इसका टेस्ट है। वहां पर इस बार 2-2 शिवसेना आमने सामने। महाराष्ट्र की राजनीति ही इस बार अलग लेवल पर है। वहां न सिर्फ 2-2 शिवसेना है, 2-2 एनसीपी भी है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, यानी पूरी खिचड़ी बनी हुई है महाराष्ट्र में। इस खिचड़ी के बीच एक अलग खिचड़ी महाविकास अघाड़ी की है, जो इतने दिनों से पक ही नहीं पा रही थी। अब जाकर महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया और इसके लिए जो फॉर्मूला निकाला है उसके मुताबिक कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना यूबीटी 85 सीट पर लड़ेगी और एनसीपी शरद पवार वाली वो भी 85 सीट पर लड़ेगी। बाकी की 33 सीटों पर फैसला अभी नहीं हो पाया। यानी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने ठाकरे और पवार के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीनों पार्टियों को बराबर बराबर सीटें ही लड़ने को मिली। इस राजनीति के बीच केरल की वायनाड सीट के उपचुनाव की भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां आज प्रियंका वाड्रा ने नामांकन दाखिल किया। प्रियंका वाड्रा पहली बार कोई चुनाव लड़ रही। उन्होंने आज नॉमिनेशन किया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब शामिल हो गए, लेकिन एक तस्वीर से कांग्रेस घिर गई। इस तस्वीर को देखिए जरा। यह तस्वीर वायनाड में डीएम ऑफिस के अंदर की है। गेट थोड़ा सा खुला हुआ है और बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार में खड़े हैं, गेट से अंदर झांक रहे हैं। अंदर एंट्री नहीं मिलने की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है, जबकि डीएम ऑफिस के अंदर प्रियंका वाड्रा के नॉमिनेशन में पूरा गांधी परिवार बैठा नजर आया, जिसके बाद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का दलित प्रेम दुनिया के सामने आ गया। आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसका एक और परिचायक आज मिलता है। जब वायनाड में पारिवारिक कंपनी प्रियंका वाड्रा का नॉमिनेशन फाइल करने गई थी तो उन्होंने शुरुआत में खड़गे जी का नाम ही नहीं दिया कि वो भी अंदर रह सके और नॉमिनेशन के समय पर उपस्थित रह सके। इसीलिए परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर चले गए और खड़गे जी को बाहर कर दिया गया। खड़गे जी बाहर ही रुके रहे।
अब यह देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंका के नॉमिनेशन के दौरान गेट के बाहर क्यों इंतजार करना पड़ा। असल में प्रोटोकॉल के मुताबिक नॉमिनेशन के वक्त कैंडिडेट समेत सिर्फ 5 लोग अंदर जा सकते हैं और प्रियंका वाड्रा ने अपने साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय परिवार के लोगों को अंदर ले जाना ज्यादा जरूरी समझा। उनके साथ राहुल गांधी थे भाई, मां सोनिया गांधी थी, पति रॉबर्ट वाड्रा थे, बेटा अंदर गए। हालांकि बाद में जब रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे बाहर गए तब जाकर खड़गे साहब की एंट्री हो पाई। वायनाड में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में इसे मुद्दा भी बना सकती है। हालांकि ये बीजेपी में हुआ होता तो राहुल गांधी कहते कि फलाने नेता के नॉमिनेशन में आप देखिए कितने दलित पहुंचे थे। आज दलित बेचारे बाहर खड़े हो गए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस में दलित नेता कुमारी शैलजा की अनदेखी हुई, उसे भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन चुनाव के पहले कहना कुछ, बाद में होना कुछ, ये तो हिसाब है इंडिया अलायंस का। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, वो 300 पन्नों की फाइल जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के हैरान करने वाले राज मिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई किसी को भी कहीं भी मरवा दे, इतना पावरफुल बनने की सीक्रेट स्टोरी क्या है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इतनी चर्चा है देश में। अब उसका चैप्टर खोलते हैं। इतने दिनों से लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा चल रही है, लेकिन लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा डॉन बन गया कि वो भारत से लेकर विदेश तक हत्याएं करवा दे। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे हो गया कि कहीं भी किसी को भी मरवा दे। लॉरेंस बिश्नोई के इतने पावरफुल बनने की सीक्रेट स्टोरी क्या है, इसके कुछ राज आज पाठशाला में खुलेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक 300 पेज की चार्जशीट तैयार की। इस चार्जशीट में लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली बताई गई। इसमें लॉरेंस के एक स्टूडेंट से खतरनाक क्रिमिनल बनने तक के बारे में एक एक डिटेल है। पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का जो ये सिंडिकेट है वो लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे किस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर हमला करवाया, इसको लेकर भी इस चार्जशीट में कई खुलासे हुए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ठीक दाऊद इब्राहिम के तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका भी क्राइम ग्राफ दाऊद की डी कंपनी की तरह ऊपर जा रहा है, यह बताया गया है। इस समय बिश्नोई गैंग के लोग विदेश में बैठकर अपने शूटर से हमले करवा रहे। 90 के दशक में दाऊद भी मुंबई में इसी तरह मर्डर करवाता था। यानी लॉरेंस के क्राइम का साम्राज्य अभी और बढ़ने वाला है, ऐसा पुलिस को लगता है। हालांकि आम लोगों के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों को लगता है लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है, अगर वो पन्नू जैसे लोग, निज्जर जैसे लोगों को टारगेट कर रहा है। दाऊद तो उगा ही करता था सिर्फ, ये चर्चा हो रही। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 300 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं, अब आपको एक एक करके बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अलग अलग राज्यों के 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का नाम गुरुजी भी है और इसकी गैंग का नारा जय बलकारी है। लॉरेंस की गैंग में शूटर्स की भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें युवाओं को क्राइम की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के पेशी पर आने जाने के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जाता है। एनआईए की एक चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग में रिक्रूट करने के लिए युवाओं को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की बात भी कही जाती है। एक और खुलासे में यह बात सामने आई कि बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और इस पैसे को हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा भेजा। कुछ साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित, लेकिन इसने अपने शातिर दिमाग से गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अपराधियों से हाथ मिलाया और एक बड़ा गैंग बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे गुनाहों की कहानी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने बताई। लॉरेंस ने पुलिस को खुद बताया कि गैंग का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोलियां चलवा देता था। यह चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में लॉरेंस गैंग की दहशत हो। सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। ये लोग गैंग को प्रोटेक्शन मनी देने लगे। इन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे जाने लगे। लॉरेंस ने यह भी कहा कि 2017 में गैंग को मशहूर करवाने के लिए इसने जोधपुर के एक व्यापारी पर फायरिंग कराई।
इसके अलावा एक ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन पर फायरिंग कराई। इससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई। नवंबर 2020 में एक बिजनेसमैन पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती की मदद से विदेश में नेटवर्क आसानी से चलता रहा। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम ग्राफ ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह बढ़ता चला गया। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना क्राइम नेटवर्क खड़ा किया था, ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने मारपीट जैसे छोटे मोटे अपराध से अपना गैंग तैयार किया, जो अब मर्डर जैसे अपराध करता है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपराध कर रहा है। यह चार्जशीट में लिखा है। दाऊद ने डी कंपनी बनाई, पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क कई देशों तक फैला लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर भारत के राज्यों से शुरू होकर अब एक इंटरनेशनल गैंग बन चुका है। डी कंपनी और लॉरेंस गैंग में एक फर्क बस इतना है कि दाऊद इब्राहिम अपना गैंग पाकिस्तान से चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है। ये सारी बातें पुलिस ने लिखी हैं, पुलिस की चार्जशीट में लिखी। लॉरेंस के राइट हैंड गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कनाडा और दूसरे देशों से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस की क्राइम कुंडली किस तरह दाऊद से मिलती है, इसका एक और उदाहरण देखिए। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक पिछले 12 साल में लॉरेंस के क्राइम लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी। अगर आप केसेस देखेंगे कि किस तरह से केस बढ़े हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या तस्वीर रही है लॉरेंस बिश्नोई की। और उसका क्रिमिनल केस अगर आप देखेंगे, लॉरेंस बिश्नोई, इस पर कुल केस अगर आप देखेंगे, कुल केस जो हैं वो कुल क्रिमिनल केस वो 36 हैं और दोषी उसे पाया गया है 6 केस में। 6 केस में लॉरेंस बिश्नोई दोषी पाया जा चुका है। सुनवाई उसकी चल रही है, अभी भी 21 केस में सुनवाई चल रही है। और इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई 9 ऐसे केस हैं जिसमें बरी कर दिया गया है क्योंकि गवाह मुकर गए। ये सभी केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दर्ज है। आज की तारीख में लॉरेंस का गैंग डी कंपनी की तरह ही कई देशों में फैल चुका है। लॉरेंस का गैंग यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस और थाईलैंड जैसे देशों तक फैल चुका है। इस गैंग के लोग दुनिया की कई एजेंसीज की मोस्ट वांटेड लिस्ट में। भारत में पंजाब से शुरू हुआ लॉरेंस गैंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। आज की तारीख में लॉरेंस गैंग के पास देश के अलग अलग इलाकों से हथियार पहुंच रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार के मुंगेर, खगड़िया से हथियार आते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गैंग के पास हथियार पहुंचने की खबरें हैं। पिछले 12 सालों में लॉरेंस गैंग ने अपने कनेक्शन कई देशों के क्रिमिनल से बना लिए। अब आपको वो मर्डर केस भी बताता हूं जिनकी वजह से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में कुख्यात होता गया। इस लिस्ट में पहला मर्डर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का था। 29 मई 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई। इस पूरे मर्डर की प्लानिंग गोल्डी बराड़ ने की थी। दूसरा मर्डर केस है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। राजस्थान के राजपूत नेता को 5 दिसंबर 2023 को घर में घुसकर हत्या की गई। इस हत्याकांड में लॉरेंस का राइट हैंड रोहित गोदारा शामिल था, जिसने यह करवाया था। तीसरे केस में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई। इस हमले में अब तक लॉरेंस ग्रुप के 3 शूटर्स को अरेस्ट भी किया जा चुका है। चौथा मर्डर केस तो बाबा सिद्दीकी का है। इसी महीने 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के 6 लोग शामिल थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात भी की। ये तो सिर्फ वो केस हैं जो मीडिया की वजह से चर्चा में आए। इसके अलावा कई ऐसे मर्डर केस हैं जो पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। लॉरेंस गैंग के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि ये जिसके पीछे पड़ जाता है उसे निपटा कर ही छोड़ता है।
पिछले साल दिसंबर में राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। यह तो पेशी का मर्डर का वीडियो दिखाई, उसमें लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स ने घर में घुसकर गोगामेडी को मार दिया था। यह वीडियो, ये लोग तब तक फायरिंग करते रहे जब तक गोगामेडी की मौत नहीं हो गई। इसके बाद ये शूटर फरार हो गए। हालांकि इन्हें पकड़ लिया गया था, इन्हें भी मर्डर के बाद कनाडा भेजने का लालच दिया गया, लेकिन दुनिया हिल गई थी, देश हिल गया था यह देखकर कि कैसे मतलब मिलने के लिए लोग आए और सीधा उठे और गोली मार दिया गोगामेडी। गोगामेडी को मारने से पहले लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने गोगामेडी के दोस्त राजू ठेहट को मारा था। राजू ठेहट सीकर में प्रॉपर्टी का काम करता था, इसे भी घर में घुसकर मारा गया था। इस मर्डर का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें शूटर्स ने राजू को मिलने के बहाने घर से बाहर बुलाया और फायरिंग शुरू कर दी। इस काम के लिए लॉरेंस गैंग ने 10 शूटर्स को भेजा था। अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के उन लोगों के बारे में भी बताता हूं जो इस समय बिश्नोई गैंग का पूरा काम देख रहे हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि कोई भी क्राइम करने से पहले जेल में बंद लॉरेंस से परमिशन ली जाती है। इसमें पहला नाम सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2021 में एक मर्डर के बाद गोल्डी बराड़ फर्जी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। लॉरेंस का दूसरा राइट हैंड है रोहित गोदारा। भाई आप उसको बराड़ को लेफ्ट हैंड कहिए तो ये राइट हैंड। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में गैंग का काम देखता है। इस गैंग में तीसरा नाम है अनमोल बिश्नोई। ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और विदेश भाग चुका है। इसके पास पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली एनसीआर समेत महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा चौथा नाम है काला जठेड़ी। ये इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए भी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। ये सारे लोग गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाते हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई धीरे 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 करते करते इतना बड़ा नाम बनता चला गया। पाठशाला में अगला चैप्टर का वक्त। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमले का पहला वीडियो आ गया है। उसमें क्या दिखा? इधर भूख से मरते फिलिस्तीनी और उधर हमास के आतंकियों की करोड़ों की अय्याशी। अब इसका चैप्टर।